जय हिंद, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। हम जो है आज हिंदी का एक और भाग पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं वर्णमाला का हमने 5 भाग बना दिया है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग आज वर्णमाला का 6वां भाग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हम पिछले भाग में आपको पढ़ा चुके हैं। हमने उसमें पढ़ाया था स्वर क्या होते हैं, स्वरों के पूरा जितने भी वर्गीकरण होते हैं सभी वर्गीकरण हमने पिछले पार्ट में बनाया हुआ था। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्यंजनों की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? व्यंजनों की। सबसे पहले आप जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। हम आपको बताए थे स्वर क्या होता है। स्वर जिसको हम लोग स्वतंत्र रूप से बोल सके ना, क्या होता है स्वर, जिसको स्वतंत्र रूप से बोला जाए स्वर कहलाता है, ठीक है। या हम लोग कहें तो जिसको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता ना हो वो क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार उसका सेम अपोजिट व्यंजन होता है। व्यंजन क्या होता है? जो स्वतंत्र नहीं है, या हम लोग कहें जो स्वतंत्र नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, ये होता है व्यंजन, ठीक है। या हम लोग कहें तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाए। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। क्यों बता रहा हूँ ऐसा कि किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से ना। तो इसको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। अच्छा, ऐसा हमने क्यों कहा, इसको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। जो स्वरों की सहायता से बोले जाए क्या कहलाते हैं? व्यंजन। देखिए कैसे, जैसे हम बता रहे थे आपको स्वरों में, हमने बताया था स्वर क्या होते हैं। जैसे कोई भी आप स्वर लेंगे, जैसे आ ले लिया आपने, आप बोलिए कुछ देर उसका उच्चारण एक साथ करिए। आप बोलिए आ। देखिए आपने शुरुआत में आ बोला था और आखिरी तक आपका जो, जब आप रुके थे तब भी कौन सा वर्ड आ रहा था? आ ही आ रहा था ना, आ ना। आप बोल के देखिए। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आप बोल के देखिए, जैसे मैंने बोल दिया कै, क्या बोल दिया? कै बोल दिया। ऐसे आप बोल के देखिए, कुछ देर का उच्चारण कीजिए, का। देखिए आप जब स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट में आप जब बोलना शुरू किए, प्रारंभ किए, तो देखिए पहले आप बोले का, लेकिन आप जैसे ही कुछ देर आप उच्चारण करते रहे तो आप देखिए आखिरी में क्या बोल रहे थे, का। देखिए आखिरी में आ शब्द तक ही रुक गया ना। इसका मतलब क्या होता है, ये जो आ है, देखिए आपने शुरुआत का से किया था लेकिन अंत कहाँ हुआ? आ से। इसका मतलब ये आ क्या होता है? ये एक स्वर होता है, ठीक है। तो मतलब ये का क्या है? ये व्यंजन है। तो हम लोग व्यंजन किसकी सहायता से बोलते हैं? तो स्वरों की सहायता से ना। अच्छा, जितना भी व्यंजन बोला जाता है ना, जितने भी व्यंजन आप पढ़ेंगे, जितना भी व्यंजन होगा वो सब किसकी सहायता से बोलेंगे? सब स्वरों की सहायता से ही बोला जाएगा, ठीक है। अभी आपको आगे बताऊंगा। और हम बताए तो उसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या बताया था 11 होता है, ठीक है। और उसी प्रकार व्यंजनों की संख्या क्या है, तो अगर आप का से कुल जो है, अगर का से 11 तक आप काउंटिंग करेंगे तो आएगा 36 ना, 36। लेकिन इसमें जो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो 33 है। कितने हैं? 33 है। 3 नहीं माना जाता है। कौन कौन सा नहीं माना जाता है, तो अभी आप आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल अभी जान लीजिए, 6, 3 और ज्ञा, ठीक है। 6, 3, ज्ञा ये क्या होते हैं? ये तीनों ये मतलब व्यंजन नहीं माने जाते हैं। तो इन्हें देखिए, इनका अगर इनको व्यंजन नाम नहीं दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो बोला ही जाएगा। तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे संयुक्त अक्षर। क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, ठीक है। संयुक्त मतलब होता है ये किसी ना किसी दो वर्डों से मिलकर के बने हुए हैं ना। जैसे देखिए ये छा, क्या आप जानते हैं छा किससे मिलकर बना हुआ है? तो छा मिलकर के बना हुआ है ये अधक का प्लस, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अधक का प्लस, या अगर आप कहें तो इसी को हम लोग लिखा जा सकता है। अगर कभी कभी देखिए परीक्षा में ऐसे पूछ लेता है कि छा का जो शाब्दिक विच्छेद है वो कैसे कर सकते हैं ना, मतलब किन किन वर्णों से मिलकर के बना होता है, तो ऐसे आ जाता है अधक का प्लस अधसा। ये जो हलंत लग, इसको हलंत बोलते हैं। ये जो हलंत लग रहा है जानिए कि ये जो वर्ड है इससे अधूरा हो रहा है ना। और ये जो ये सा है, अगर सा के नीचे हलंत लगा देंगे तो ये जानिए इसके बाद में आ जरूर इसके साथ जुड़ा हुआ है ना। ये आ जितने भी हम अभी बताए ना, जितने भी आप व्यंजन पढ़ेंगे सब के साथ ये छोटा आ जो होता है आ, ये सब के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये देखिए अधक का प्लस सा प्लस आ, ये भी आपका सही है, बिल्कुल सही है ना। तो कहा जाता है एक बात और, जैसे ये तरा देख लीजिए पहले। तरा क्या होता है? ये तरा किससे मिलकर बना हुआ है? तो ये आधा त प्लस र, या हम लोग इसको लिख सकते हैं आधा त प्लस र प्लस आ, ठीक है। या तो हम लोग ज्ञा को बोल सकते हैं आधा ज प्लस या से मिलकर। आप बोल के देखिए आधा ज ऐसे बोल के, बोलने पे देखिए ज उच्चारण हो रहा होगा। तरा देखिए अध तर बोल रहा है ना ऐसे। ये अधक का प्लस सा ना, ये मिलकर के बना होता है छा, ठीक है। और इसको हम लोग और एक चीज लिख सकते हैं, आधा जा प्लस आधा या प्लस आ। मतलब ये देखिए हम लोग चाहे तो
छा को इस तरह लिख सकते हैं, या आप चाहे इस तरह लिखें, चाहे त्रा को इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, मतलब ये सब सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं संयुक्त अक्षर। देखिए किससे, दो या दो से अधिक वर्डों से मिलकर के ये बने हुए होते हैं ना, इसीलिए इसको संयुक्त अक्षर बोला जाता है। ठीक है, चलिए और एक बात आप नोट कर लीजिए, हम अभी एक बात चर्चा कर भी रहे थे ना, ये जो आ होते हैं आ ना, ये जो छोटा आ है ना, छोटा आ को बहुत सारे विद्वानों ने इसको उदासीन स्वर कहा है। क्या कहा है? उदासीन स्वर। क्या बोल दिया इसको? उदासीन स्वर। या इसी को हम लोग शहीद वर्ड भी बोलते हैं। कौन सा वर्ड? शहीद वर्ड। मतलब शहीद मतलब ये शहीद हो गया है। क्यों? क्योंकि जितने भी व्यंजन आप पढ़ेंगे ना, कोई भी अगर व्यंजन लिखा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे ख लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो ये जान लीजिए कोई भी अगर व्यंजन लिखा गया है वो अधूरा होता है। अगर उसके साथ क्या ना हो, अगर छोटा आ ना हो तो वो अधूरा माना जाता है ना। तो मतलब सबके साथ कौन जुड़ा हुआ है? ये आ जो स्वर है सबके साथ जुड़ा होता है, तो इसीलिए इस आ को उदासीन स्वर भी कहा जाता है, या इसी को शहीद वर्ड भी माना गया है। ठीक है, तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूँ, इसको आप दिमाग में जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लेता है। या एक बार हिंदी लेक्चरर, जो जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम होता है, उसमें पूछ लिया था कि उदासीन स्वर जो है, मतलब निम्न में से कौन सा उदासीन स्वर माना जाता है ना, तो ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, छोटा बड़ा छोटी बड़ी। तो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूँ, इसको आप जरूर रन कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम इस व्यंजन का वर्गीकरण करने चल रहे हैं, तो आप उसको बहुत विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं व्यंजनों की डिफिनेशन। समझ में आ गई है ना कि क्यों हमने इसको बताया कि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो हम लोग सुनिए, हम लोग चल रहे हैं व्यंजन। हम क्या बताएं, व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। कौन कौन से होते हैं? तो हम लोग इसको विस्तार से पढ़ने चल रहे हैं। पहले है का वर्ग। कौन सा वर्ग? का। चा वर्ग। सुनिए, हमने इसको पहले 5 वर्गों में बांट दिया। कौन कौन से वर्ग बनाया हमने? क चट तप। क्या बना दिया? कचट तप। कचट तप। अगर मान लीजिए आप किसी को का से ज्ञा, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बताते हैं सर कि आ से आ तक तो बहुत आसानी से याद हो जाता है, लेकिन जब बात होती है का से ज्ञा की तो वो कंफ्यूज होने लगते हैं ना। आप बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, बस एक ट्रिक याद कर लीजिए, कचट तप। ये सभी का पहला अक्षर सबको भूलता है ना, तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, कचट तप ना। ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, चलिए का वर्ग में कौन कौन से आएंगे? पहले आएगा का, ख, ग, घ, इंग्या। या हम लोग कहें तो ये पूरा, तो अगर हम लोग इसको अकेले लिखना चाहें तो ऐसे इसके नीचे हलंत लग जाएगा, का, क, ख, ग, घ, इंग्या। ठीक है, ऐसे चा वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, अ, त, थ, द, ध, न। ठीक है, प, फ, ब, भ, म। चलिए एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, जो शायद बहुत ही कम टीचर आपको बताते होंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ें, जैसे आप जानिए ये इंग्या, यहाँ पे इंग्या ये बिंदी कैसे आई या इसको क्या बोलते हैं। चलिए उसके लिए कुछ बातें आपको नोट करा देते हैं, पहले आप उसके बारे में कुछ जान लीजिए, तब फिर से इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। क्या आप जानते हैं, अगर कोई भी अक्षर लिखा हुआ रहता है, कोई भी अक्षर, कोई भी वर्ड लिखा रहे, या कोई भी अक्षर, जैसे हमने यहाँ देखिए व्यंजन लिख दिया, या कुछ भी कोई देखिए वर्ड माला लिख दिया, क्या आप जानते हैं किसी भी अक्षर के ऊपर ये जो रेखा होती है, जैसे मान लीजिए कोई ये रेखा है, ये इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं, सुनिए, जो रेखा नीचे तक आई रहती है, इस रेखा का नाम होता है पाई रेखा। कौन सी रेखा? पाई रेखा। ठीक है,
इस रेखा जो ये नीचे एक लाइन आई रहती है, इस रेखा का नाम होता है पाई रेखा। और ये जो पाई रेखा के ऊपर जो ये रेखा बनी होती है ना, इस रेखा को बोलते हैं शिरोरेखा। क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। नाम याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं शिरोरेखा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो शिरोरेखा होता है, या मान लीजिए ये जो हमने बनाया है, इसके कभी कभी देखिए, कभी कभी इसके ऊपर एक बिंदी ऐसे रहती है, कभी कभी यहाँ एक बिंदी आपको दिखेगी, कभी कभी यहाँ एक बिंदी आपको दिखेगी, और कहीं कहीं आपको यहाँ एक बिंदी दिखेगी ना। तो ये आप जानते हैं इन चारों बिंदुओं का क्या नाम है? आज नहीं जानते तो आज इस वीडियो में आप जरूर जान लेंगे, पूरा देखिएगा। चलिए हम क्या बताने चल रहे हैं, जो किसी भी अक्षर के आसपास, जैसे नीचे हो या ऊपर हो या दाएं साइड हो बाएं साइड हो, कहीं पे भी ये जो बिंदी लगती है उसको क्या बोलते हैं, आज उसको आप जानिए। सबसे पहले ये जो बिंदी ऊपर लगती है उसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार आपको बताया था ना अंक की मात्रा में, देखिए ऊपर जो बिंदी होती है उसको क्या बोलते थे? अनुस्वार। तो इस ऊपर वाले बिंदु का नाम होता है अनुस्वार। ठीक है, चलिए। और ये वाली बिंदु होती है, ये कब लगता है? किसी भी वर्ण के पंचमाक्षर में लगता है। कहाँ लगता है? इस वाली बिंदु को बोलते हैं पंचमाक्षर बिंदु। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। इस वाले बिंदु का क्या नाम है? तो आप बताएंगे पंचमाक्षर बिंदु इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? अनुस्वार। ठीक है, ऊपर वाली जो बिंदी लगी होती है इसको बोलते हैं अनुस्वार, और इस वाले बिंदु का नाम होता है पंचमाक्षर। अच्छा, और अगर किसी वर्ण के ये नीचे, किसी अक्षर के नीचे ये बिंदी लगी हुई है तो इस वाली बिंदी का नाम होता है ताड़नजात। क्या नाम होता है? ताड़नजात। कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो शायद आप कभी इसका नाम ही ना सुने हो। ताड़नजात बिंदु क्या होती है, या इसी का दूसरा नाम है, ताड़नजात का दूसरा नाम है उच्छिप्त व्यंजन। क्या नाम है? उच्छिप्त। उच्छिप्त। ठीक है, ठीक। तो इस जो नीचे वाली बिंदी होती है उसको बोलते हैं ताड़नजात बिंदु, या बोल सकते हैं इसी को उच्छिप्त बोल सकते हैं ना। और ये वाली बिंदु होती है इसको बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। इस चिन्ह का क्या नाम है? नुक्ता चिन्ह। ठीक है, इस वाली जो यहाँ कुछ ऐसे अक्षर लिखे जाते हैं जिसके आगे यहाँ पे बिंदी लगी होती है उसको बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। चलिए आपको कुछ इतिहास की भी बातें यहाँ से बताता हूँ। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। नाम आप सुने होंगे। तो उन्होंने ही इस नुक्ता चिन्ह को बताया था कि कुल मिला के हिंदी में कितने नुक्ता चिन्ह होते हैं। तो उन्होंने नुक्ता चिन्हों की संख्या बताई थी 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। नुक्ता चिन्हों की जो संख्या है वो कितने हैं? 5 है। अनुस्वार कितने हैं? इसकी जो संख्या है, देखिए राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद जी ने सबका नहीं बताया था, केवल नुक्ता चिन्ह की बात कर रहा हूँ। नुक्ता चिन्ह कितना, उसकी संख्या कितनी बताई थी? 5 बताई थी। अच्छा, कौन कौन सी है अभी आगे राइट कर रहा हूँ ना, फिलहाल आप इसको जानिए। अनुस्वार की संख्या कितनी होती है? तो अनुस्वार की संख्या केवल 1 होती है। पंचमाक्षर किसमें आता है? कितने इसकी संख्या? केवल 1 होता है ना। और ये जो ताड़नजात या उच्छिप्त व्यंजन है, ये इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या होती है 2। कौन कौन सी होती है अभी यहाँ लिख रहा हूँ। फिलहाल नुक्ता चिन्ह आप जान लीजिए। नुक्ता चिन्ह की संख्या कितनी है? 5 है। अच्छा, मतलब ये कौन कौन से हैं तो इसको देखिए। ये है कै, ख, ग, जा और फ। ये देखिए, ये 5 ये हमने लिखा क, ख, ग, ज, फ। सुनिए, और देखिए का के पहले एक बिंदी है, खा के भी पहले एक बिंदी है, जा गा के भी पहले, जा के भी पहले और फा के पहले ना। तो ये इस बिंदी का कौन सा नाम, इस बिंदी को क्या बोलते हैं? तो ये कौन सी बिंदु है? इसको बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। ये कौन सा चिन्ह है? नुक्ता चिन्ह है। अच्छा, इसको दिया किसने था? नुक्ता चिन्ह को कौन बताया था? तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। इसको बताया था राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, ठीक। ये बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बातें बता रहा हूँ। आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। अच्छा, नुक्ता चिन्हों की संख्या कितनी है? 5 है। अच्छा, जैसे आप इसका एग्जाम्पल आप देखिए, इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो जैसे हो गया अखबार। आप देखिए लोग अखबार ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और नोट कर लीजिए कहीं पे। चलिए यहाँ नोट करा देते हैं, नोट करा देते हैं। जो ये नुक्ता चिन्ह है, नुक्ता चिन्ह ना, जिन शब्दों के पहले, याद रखिएगा, जिन शब्दों के पहले नुक्ता चिन्ह का प्रयोग होता है ना, वो शब्द अब आपका हिंदी का शब्द नहीं रह जाता। तो किसका शब्द होता है? तो वो शब्द हो जाता है या तो अरबी का,
या तो फारसी का। ठीक है, इसका शब्द हो जाता है या तो अरबी भाषा का शब्द हो जाता है या तो फारसी का हो जाता है। जिसके पहले हम क्या बता रहे हैं, जिन शब्दों के पहले नुक्ता चिन्ह का प्रयोग हो जाता है तो वो शब्द या तो अरबी का हो जाता है या तो फारसी का ना। जैसे एग्जाम्पल हमने इसमें लिख दिया है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा अखबार, क्या लिख दिया है, अखबार। ठीक है, अखबार लिख दिया। ठीक है, तो ये जो अखबार शब्द लिखा है ये हमारे हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। किस भाषा का है, ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम क्या बताना है, इस बात को नोट कर लीजिए। जिसके पहले आप नुक्ता चिन्ह लगा देखेंगे तो वो पक्का या तो अरबी भाषा का शब्द है या तो फारसी का शब्द है। ठीक है, चलिए ताड़न जात की चर्चा कर रहे थे। ताड़न जात की संख्या हमने बताया कितनी संख्या होती है, तो वो दो होती है। कौन कौन सी है, आप देखिए इसमें, देखिए एक होता है ढ है ना। अगर हम लोग, आप देखेंगे कहीं भी आप पढ़े होंगे, ये ड और ढ में अगर ऐसे लगा दें, ये देखिए ये ढा, ये ढा, ये क्या बन जाता है, ये ढा का रोल निभाने लगता है और ये ड़ा पढ़ा जाने लगता है ना। और ये ताड़न जात या उच्छिष्ट व्यंजनों की चर्चा करें तो यही केवल दो, इसकी संख्या कितनी होती है, दो। कौन सी, ये ढा और ये ढा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल कोई हमने लिख दिया सड़क, देखिए इसको ड़ा पढ़ा जाता है, ड़ा क्या हो गया, देखिए इसके नीचे एक बिंदी लगी थी ना, इस बिंदी का क्या नाम है, ताड़न जात या उच्छिष्ट। सड़क, इसका देखिए जैसे हम कहते हैं, चलो कुछ भी पढ़, देखिए ढ़ा के नीचे एक बिंदी लग गया ना, तो समझ जाइए वो क्या है, वो ताड़न जात या उच्छिष्ट व्यंजन में आता है। क्यों, इसकी संख्या कितनी है, केवल दो है। अच्छा, अब समझ में आया ये इंग्या इसको क्यों बोला, ये कैसा शब्द है, ये कैसा अक्षर है, तो ये बताएंगे कैसा चिन्ह का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये नुक्ता ये पंचमाक्षर है। ये क्या है, पंचमाक्षर। इसकी संख्या कितनी है, केवल एक होती है। कौन, देखिए इसकी ये पंचमा, इसमें देखिए आखिरी में इधर को लगा है ना, तो ये बिंदी इधर लगी है, इसका नाम क्या है, पंचमाक्षर इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर जिसके ऊपर बिंदी लगती है तो क्या होता है, अनुस्वार होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीजें थी, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको, कोई इतना ज़्यादा फैक्ट कोई बताता भी नहीं आपको, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको दिमाग में नोट कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और हम उसको मिटा भी दिए। फिलहाल चलिए अब हम लोग फिर से चर्चा करने लगते हैं व्यंजनों की। व्यंजनों हम बताइए इसकी संख्या कितनी है, 33 है। और कौन कौन से हैं, हमने इसको पहले 5 वर्गों में बांटा है, क च ट त। ठीक है, तो हम इसको लिख भी दिए हैं। तो अब बताइए इनकी संख्या कितनी हुई, इन 5 वर्गों को हमने बांटा और इनकी संख्या हो गई, देखिए ये 5 वर्ग और इधर 5 ना, 25, कुल मिला के संख्या कितनी हो गई, तो 25 हो गई। अच्छा, क्या आप जानते हैं इन 25 को क्या नाम दिया गया है, तो इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। आप बताइए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप तुरंत दिमाग में बात आनी जानी चाहिए, नंबर आ जाना चाहिए 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। फिलहाल अभी व्यंजन खत्म नहीं हुआ है, व्यंजनों की संख्या कितनी बताया, 33, अभी तो पूरा नहीं हुआ है। चलिए कौन कौन से और होते हैं उसको हम लोग आगे लिखने चल रहे हैं। ठीक है, तो अब होते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसकी संख्या होती है 4। कौन कौन से, देखिए हमने यहाँ कहाँ तक पहुंचे थे, प फ ब भ म, आगे होता है या रा ला व। ठीक है, ठीक, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अगर कोई पूछेगा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 4। कौन कौन से होते हैं, तो होते हैं या रा ला व। ठीक है, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चलिए उसके बाद होता है हा। ठीक है, ये 4 होते हैं। ये इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं ऊष्मीय व्यंजन, या कहें तो केवल ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अच्छा इनकी संख्या कितनी है, ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या होती है 4। कौन कौन से, तो ये होता है ह। ठीक है, अच्छा इसका नाम ऊष्म व्यंजन क्यों रखा, ऊष्म मतलब जानते हैं, ऊष्म मतलब होता है गर्माहट, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं गर्मी ना। आप देखिए ये जो व्यंजन लिखे हुए हैं, आप इनका उच्चारण स्वयं कर सकते हैं। आप बोलिए स, आप अपना हैंड लीजिए, अपना हाथ लीजिए, अपने मुंह यहाँ गले के पास, यहाँ माउथ के पास थोड़ा सा लगा के नीचे आप बोलिए स श हा। आप देखेंगे आपके माउथ से एक ये जो वायु होती है, प्राणवायु होती है, मतलब प्राणवायु मतलब मुंह से निकलने वाली हवा है ना,
आप देखेंगे ये जो आप हवा निकल रही है यहाँ आपके हाथ पे, वो थोड़ा सा गर्माहट महसूस कर रही है, मतलब आपको गर्म हवा लग रही होगी ना। इसीलिए इन वर्णों को उच्चारण करते समय एक गर्म हवा सी लगती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम ही रख दिया गया है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो हमने देखिए अब आप बताइए कितनी, इसकी संख्या कितनी थी 25, और ये अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई 4 ना, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी हो गई 4। चलिए आप सबका ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, देखिए 5 4 9 9 4 13 के 3 पावर 1 मतलब ये 2 1 3, देखिए कितना हो गया, व्यंजनों की संख्या कितनी आ गई 33। लेकिन अभी आप कहेंगे अरे सर अभी ये तो पूरा, ये जो वर्ड होते हैं ये तो अभी पूरा नहीं हुआ, तो अभी कौन कौन बचा है, तो ये बचे हैं, कौन बचे हैं, 6 और ज्ञान। अभी कुछ देर पहले बताया था, क्या बताया था ना, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जो छात्र ज्ञान है ये क्या नहीं माने जाते हैं, ये व्यंजन नहीं माने जाते हैं। तो ये अगर ये व्यंजन नहीं है तो क्या है, तो ये होते हैं संयुक्त अक्षर। कैसे अक्षर हैं, संयुक्त अक्षर हैं। ठीक है, संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन भी आप इसको बोल सकते हैं, संयुक्त व्यंजन बोल दें अगर आप, फिर भी कोई दिक्कत नहीं इसका नाम। ठीक है, एक संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त जब स्वर पढ़ा रहा था संयुक्त स्वर बताया था 4 होते हैं, कौन कौन से, ए ओ औ, ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 3 ही है, 6 3 ठीक ठीक। और आपको बताऊंगा, चलिए पूर्ण रूप से सब खत्म हो गया। अब हम लोग अगर कहीं ऐसे आया कि कुल मानक वर्णों की संख्या, क्या पूछ लिया, कुल मानक वर्णों की संख्या जो है, कुल मानक वर्णों की संख्या तो कुल मानक वर्णों की संख्या मानी गई है 52। कितनी, 52। अगर आप आ से लेकर के यहाँ तक आप जोड़ेंगे तो कुल मिला के उसकी संख्या हो जाएगी 49। ठीक है, 49 कुल। लेकिन ये 3 और कहाँ से आया, तो ये 3 आया है, जो देखिए कुल मानक वर्ण की जो संख्या होती है 52 है ना। अच्छा, ये कौन से 3 ज़्यादा कौन हो गए, तो ये देखिए हम बताए थे सर्मिक, ये 2 उच्छिप्त व्यंजन पढ़े अभी ना, उच्छिप्त व्यंजन बताया कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से हैं, ये सड़क वाला ये जोड़ा, और पढ़ाई वाला ये जोड़ा, और एक होता है सर्मिक वाला ये जो सरा होता है। ठीक है, ये जो सर्मिक वाला सरा होता है, ये 3 और बढ़ा दिए गए हैं। तो कुल मिला के कुल मानक वर्ण की अगर बात कीजिएगा, कुल वर्णों की बात करेगा तो आप 49 बताइएगा, लेकिन कुल मानक वर्णों की जो बात करेगा तो आप बताइएगा 52। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको व्यंजन आज बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छी बातें आज आपको इसमें समझ में आया होगा इस वीडियो में। तो हम लोग अगले पार्ट में चर्चा करने वाले हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की। ठीक है, तो ये तो अभी बहुत साधारण सा वर्गीकरण हमने किया है, इसके कुछ और अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और भी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू।